पूरे दिल थाम के बैठे भील प्रदेश के शेर और यूथ के आइकॉन और काफी सब्र से जिनका इंतजार हो रहा था, ऐसे सोशल सामाजिक गुरु जिनका आवाज सुनकर सबकी धड़कनें तेज हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी युवा दिलों की धड़कन, सभी यूथ के मार्गदर्शक, सामाजिक गुरु, आप भंवर दादा परमार को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप तालियों की गड़गड़ाहट से दादा का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन करें। जय जोहार दोस्तों, जय जोहार। आशा करूंगा कि आप आसपास में जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वे बाहर साथी नाच रहे हैं, वे भी पंडाल में आ जाएं। आप लोग जो इधर उधर सुन रहे हैं, वो जो बाजे बज रहे हैं उनको भी थोड़ा रुकवाएंगे तो अच्छा होगा। मेरा गला वैसे बैठा हुआ है। कल सूरत महुआ में कार्यक्रम था, वहां पर भी अभी जो पंडाल में जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोग थे, और वहां भी पौन घंटा बोल के आया हूं मैं। तो मैं कुछ जरूरी बातें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, तो आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो अच्छा होगा। दोस्तों, अभी हमने पूरे देश भर से आए हुए हमारे समाज के एक्टिविस्ट को सुना, और आप लोगों ने मेरे मंच पर आने पर आप लोगों ने इतना उत्साह मुझे भी दिया और आप में भी है। उसके पीछे आप क्या समझते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं हमेशा सच किसी भी सूरत में पूरी ताकत के साथ में बोलने की हिम्मत करता हूं। ये मेरी ताकत है, और ये मेरी आदत एक शिक्षक होने के नाते है। शिक्षक वह होता है जो सच बोलता है, और यदि शिक्षक होने के नाते मैंने मेरे समाज की आवश्यकताओं, मेरे समाज की समस्याओं पर नहीं बोला, तो मैं भी किसी काम का नहीं हूं। अभी हम लोगों ने बहुत सारी समस्याएं सुनी, तो हर बार चूंकि मैं एक बात बोलता हूं कि समस्या तो हम बार बार बोलते रहते हैं, समाधान क्या? क्या? तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि भंवरलाल जी का समस्या समाधान का एक ही आइडिया है, और वह है पॉलिटिक्स। ऐसा कई लोग मानते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को अधूरा मानता हूं। अधूरा मानता हूं। एक बार भंवरलाल परमार को पूरा पढ़ लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग हमारी वैचारिकी में बेशक इतिहास सबसे पहले है, लेकिन जो बातें हमने सुबह से यहां तक सुनी, ये सभी बातें यदि विधानमंडल में अर्थात विधानसभा और लोकसभा में हुई होती तो क्या हसदेव होता? क्या केवड़िया होता? क्या आज हमारे सातपुड़ा में डैम बनाए जा रहे, उनका रुकावट होता कि नहीं होता? तो बोल क्यों नहीं रहे? जो हमने 47 एमएलए एमपी भेजे, 47 एमपी
वो मुंह लेके गए कि नहीं गए? कौन कह रहा है मुंह लेके गए है? आपका जितने भी आप लोगों ने 47 MP भेजे, क्या वे लोग मुंह लेके गए क्या? यदि मुंह लेके गए होते तो केवड़िया पर बोलते, क्या बोले? क्या नहीं बोले तो मुंह का था है? और हसदेव पर कितने एमएलए बोले? 487 एमएलए पूरे देश में, 47 सांसद है। हसदेव पर कौन बोला? नाम गिनाओ। कई लोगों को गुमान था कि हमारी राज्यपाल है वो भी हमारी सुनती है। तो मणिपुर का राज्यपाल कौन था? कौन था? आदिवासी। क्या बोली? कौन कह रहा है कुछ नहीं बोली है? बोली होती तो अभी हिंसा रुक जाती। क्या सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं बहुत बड़ी समस्या आपके सामने रख रहा हूं। मैं किसी एमएलए का विरोधी नहीं हूं, किसी एमपी का विरोधी नहीं हूं, किसी राज्यपाल का विरोधी नहीं हूं। अभी आप देख लो, कई लोगों को तो शरीर के अंदर रोमांच पैदा हो रहा था, रोमांच कि हमारी राष्ट्रपति बन गई, हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या हम लोग इस जाजम से 47 सांसद पहुंचा देंगे, 487 विधायक पहुंचा देंगे, तो क्या हमारी समस्या का समाधान होगा? आप होगा ऐसा कहते हो, लेकिन मैं ना कह रहा हूं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह बात समझनी है, और यह बात नहीं समझी तो इतने सारे लोगों ने अभी तक बोला, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में हम राजनीतिक गुलाम हैं, यह है समस्या। हमारे देश में हम राजनीतिक गुलाम हैं, और राजनीतिक गुलाम है तो राजनीतिक आजादी चाहिए। कौन कौन चाहता है राजनीतिक आजादी? क्या बात कर रहे हो आप? इतने लोग राजनीतिक आजादी चाहते हो, और आपके विधानसभा में आपकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो समस्या क्या है? एक बात, राजनीतिक गुलामी। कई लोग कहेंगे कि ये बात आपने गलत बोला, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके 47 सांसद और 487 विधायक क्या आपने चुन करके भेजे? क्या आपने चुन करके भेजे? तो हाँ, चुने तो आपने, पर क्या आपने सेलेक्ट किए? आपने सेलेक्ट नहीं किए, यह है समस्या। जब नेता आपका है, आपके समाज का है, आपके सीट से जा रहा है, आपका आरक्षण से जा रहा है, तो उसका सिलेक्शन आपको करना चाहिए था। आपको सिलेक्शन का अधिकार नहीं दिया। कब नहीं दिया? 1951-52 में हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर एक सीट पर 2 विधायक थे, एक आदिवासियों का विधायक था, एक सामान्य वर्ग का विधायक था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारे डूंगरपुर के ये प्रदेश अध्यक्ष जी, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारे डूंगरपुर में 1951 में 2 विधायक थे, एक सीट पर एक आदिवासी विधायक था, एक विधायक सामान्य वर्ग था। यह व्यवस्था थी। और उससे पहले हम जाते हैं तो पुना पैक्ट करार हुआ 1932 में। तब हमारे देश में जो डेमोक्रेसी आ रही थी, उस डेमोक्रेसी पर यह तय किया था
कि जो SC/ST लोग हैं, OBC लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो 2 वोट देंगे। 1 वोट अपने जनप्रतिनिधि को देंगे और 1 अपने इलाके में रहने वाले सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधि को वोट देंगे। तो यदि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति हमारे पास वोट लेने के लिए आता तो हम कहते तुम हमारे साथ छुआछूत कर रहे हो, हम तुमको नहीं देंगे। तो वो हाथ जोड़ी करता, आगे से मैं छुआछूत नहीं करूंगा। हम कहते कि तुम हमारे जंगल छीन रहे हो, पहाड़ छीन रहे हो, हमारी नदियों का पानी तुम खराब कर रहे हो, जैसे ये दमन गंगा का हुआ। तो हम कह सकते थे हम तुमको वोट नहीं देंगे। तो वो कहता कि आगे से मैं ऐसा ख्याल नहीं करूंगा। और दूसरा, हमारा आदमी हमारे बलबूते जाता तो वो हमारी आवाज वहां धड़ल्ले से बोल सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था। तो आज 1951-52 के बाद हमारे देश में आदिवासियों पर पूना पैक्ट थोप दिया और इसकी वजह से आदिवासियों का नेता कौन होगा ये सेलेक्ट करने का पावर पार्टियों के हाईकमांड के पास में है। यह है समस्या। और पार्टियों का हाईकमांड में कितने आदिवासी है? कितने? एक भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? यहां तो गांव से लगा करके गली गली तक नेता ही नेता है। तो वो क्या नौकर चाकर है क्या? क्यों नहीं है हाईकमांड में? यह है बड़ी समस्या। हमारे समाज पर जो वो लोग जो भारत के आदिवासी नहीं है, इंडिजिनस पीपल नहीं है, वो है हाई कमांड में। अब उनके पास तुम टिकट मांगने जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? जो बोलने वाला उसको कभी टिकट नहीं मिलेगी, लिख लो। जो लड़ने वाला उसको कभी टिकट नहीं मिलेगी, लड़ लो। और मेरे को तो चुनाव लड़ना ही नहीं है। मेरा क्या चाह रहा है? मेरे को तो तुमको लड़वाना है और तुम नहीं बोलोगे तुमको पीटूंगा। हमारे 3 लोग बोले यदि वो मैं चाहता हूं या फिर हमारा समाज चाहता है या हमारे इलाके के कार्यकर्ता चाहते वैसा नहीं बोलेंगे, इनको यही पीट डालेंगे हम। तो वो बोले आपके वाले वो कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? ये है बड़ी समस्या। धन्यवाद। ये मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग जिन लोगों को बोलना चाहिए वो गूंगे हैं, जिनको सुनना चाहिए वो गूंगे बेर हैं। और जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, 4.5 साल तक तो हम लोग क्या करते हैं? समाज का जन जागरण करते हैं कि हमारा ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए। और अंतिम 6 महीने में हम लोग गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। नहीं सुनूंगा, नहीं बोलूंगा और नहीं देखूंगा। बनते कि नहीं बनते? खुला मैदान छोड़ देते हैं। तो हंसदे उजाड़ा गया वो कानून कहां बना? कहां बना? संसद में बना। और संसद में तुम्हारी आवाज उठ ही नहीं रही है। ये केवड़िया में आपका नोटिफाइड एरिया बना, वो कानून कहां बना? गांधीनगर में तुम्हारा बोलने वाला कोई है ही नहीं। तो जहां बोलना चाहिए वहां कोई नहीं है तुम्हारा। और यहां पर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान करना या ना करना, 70 साल से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भ्रम ही दूर नहीं किया हमने। इसलिए समस्याएं बहुत सारी है, समाधान संभव है, लेकिन सही रास्ता तो चुने। सही रास्ता ही नहीं पकड़ा अभी तक। जब सही रास्ता नहीं पकड़ा तो समाधान कैसे होगा? कई लोग पहले मेरे को कहते थे
कि भंवर जी को भी चुनाव लड़ना है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। मेरे को हर बार बोलना पड़ता है मैं कभी नहीं लड़ूंगा। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक का जो धर्म होता है वो शिक्षक करेगा। भारत देश के अंदर 47 विश्वविद्यालय थे भारत में, पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज हालात क्या है शिक्षा का? भारत देश में अंदर इकोनॉमी 37% थी ईस्वी सन के आसपास, आज 6-7 पर दौड़ रही है। हमारा हुक्मरान हमको मारने के लिए बैठा है और हम तलवे चाट रहे हैं हुक्मरान के है? और हम तो कह रहे हैं हमारी कांग्रेस आई है। आई का मतलब नहीं समझे? कई लोग कहते हैं भाजपा हमारी आई है। अरे कांग्रेस भाजपा तुम्हारी आई है तो तुम्हारी ओरिजिनल आई जिसने तुमको 9 महीने पेट में रखा, उसका क्या? और मैं भंवरलाल परमार, मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया तो मेरी माँ को भी किसी माँ ने पैदा किया, मेरी माँ की माँ को भी किसी ने पैदा किया। लाखों पीढ़ियों की माँओं को इस भारत भूमि ने पेट भरने के लिए अन्न दिया, पानी दिया, हवा दिया, जलवायु अच्छा दिया, मकान दिया। उन लाखों माँओं के लिए क्या तुम्हारी वो माँ बन गई राजनीतिक पार्टियां? तो लाखों माएं जिन्होंने इस भारत भूमि पर पैदा होकर के तुम्हारे डीएनए को यहां तक लाई है, उनका क्या? इसलिए मैं आदिवासी डीएनए के अलावा किसी दूसरे की बात नहीं मानता। और मैं सिद्ध करना चाहता हूं, चैलेंज है मेरा खुला, कि आदिवासियों से बेहतर भारत में कोई पैदा हुआ है तो मेरे से बहस करो। आ जाओ, आ जाओ। भारत देश के अंदर आदिवासियों से कोई बेहतर आदमी पैदा हुआ है, कोई बेहतर महिला पैदा हुई है, मेरे से बहस कर लीजिए। चलो, मैं चैलेंज करता हूं, कोई पैदा नहीं हुआ, आदिवासी से बेहतर कोई नहीं है। इसलिए गैर आदिवासियों की तरफदारी बंद करो, गैर आदिवासियों के दाखले देने बंद करो। आदिवासी अहिंसक कौम है, आदिवासी हिंसक कौम नहीं है। और अहिंसक कौम है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को मानता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानता है, गणतांत्रिक सामुदायिक व्यवस्था को मानता है। इसलिए रजवाड़े काल में समतल जमीन हमसे छीन गई, हम जंगल पहाड़ों में आना पड़ा। सोचो, रजवाड़ों के काल में समतल जमीन छीन लिया, शक्ति के बलबूते पर, सत्ता के बलबूते पर, और हम पहाड़ों में आ गए, जंगल में आ गए। और 75 साल के लोकतंत्र में अब पहाड़ छीन रहे हैं, जंगल छीन रहे हैं। कहां जाए? अब कहां जाए? मंगल ग्रह पर जाए क्या? और कई हमारे भगत लोग तो सोचते हैं इस जिंदगी में तो कुछ नहीं हुआ साला, मरने के बाद जो जिंदगी है स्वर्ग वाली वो ठीक हो जाए। यानी कुछ भी हो गया चलो चलेगा, लेकिन स्वर्ग मिल जाए। और मैं हमारे इलाके में बोलता हूं, ऐसे जो भगत अंधभक्त लोग हैं ना, जिनका दिमाग का कचरा हो गया है, वो क्या सोचते हैं, मेरी पत्नी नहीं जाए तो भी चलेगा लेकिन मैं स्वर्ग में जाना चाहिए। अरे तुम्हारा स्वर्ग यही है। आदिवासियों को पानी बहता है उसको स्वर्ग लगता है, आदिवासियों को। आदिवासियों को जंगल स्वर्ग जैसा लगता है, आदिवासियों को पहाड़ स्वर्ग जैसे लगते हैं। और आदिवासियों के बीच में रह करके जो जिंदगी है वो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कल मर जाऊं तो भी चिंता नहीं है, सच जरूर बोलूंगा। आज नौकरी छीन जाए कोई चिंता नहीं, सच जरूर बोलूंगा। अब मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बाद में भी लोग सुनेंगे,
आज आप भी सुन रहे हो और लोग दूसरे सुनेंगे। क्या एक ही प्रश्न वापस दोहरा रहा हूं, क्या हमारे अंदर से निकले हुए लोग जो अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा जानकारी रखना जानते हैं और हमारी कलेक्टिव वॉइस यानी आदिवासियों की कलेक्टिव वॉइस विधानसभा और लोकसभा में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला है? हमने राजस्थान में एक मॉडल बनाया। क्या मॉडल बनाया? टॉप मॉडल नहीं, बाप बनाओ चाहे कितनी भी पार्टियां बना लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बनाने वाला मैं ही हूं, लेकिन ऐसा बोलता हूं। 50 संगठन बना लो, 50 पार्टियां बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ लिख लो, मैं कह रहा हूं। ये मैं आ गया इस शब्द, इसको गलत में मत लेना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी पार्टियां बना लो, कितने भी संगठन बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक के हाथ में नेता की कमान देनी पड़ेगी। अभी हमारे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हमारे इलाके में बांसवाड़ा का रेफरेंस देख लूं तो बांसवाड़ा में लोकसभा का हमारा कौन चुनाव लड़ेगा तो 728 लोग वोट देंगे। जो जीता वो चुनाव लड़ेगा। 728। हाँ, तीन बड़े शहर हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सागवाड़ा। वहां से 10-10 लोग और बाकी लोग है वो हर एक पंचायत से एक आदमी वोट देगा। बराबर? तो क्या होगा, जो आदमी वहां जाएगा वो इन सभी का कलेक्टिव वॉइस होगा। अभी हमारे ये 3 आदमी यहां पर आए हैं। चुनाव जीतने के बाद यदि किसी गांव में हैंडपंप भी लगाना है, किसी गांव में सीसी रोड भी बनाना है, तो हमारी ग्राम पंचायत की ग्राम एकीकरण समिति होती है और वो ग्राम एकीकरण समिति के लेटर हेड पर लिख के देंगे, गांव के 25-50 लोग मिलकर के साइन करके कि यहीं पर हेडपंप लगाना है, यहीं पर सीसी रोड बनाना है, यहाँ पर तालाब बनाना है, यहाँ पर एनीकट बनाना है, यहाँ कुआं खोदना है। वही काम होगा, वही होगा। और यदि वो एमएलए ने नहीं किया तो उसको समय पहले भी हम वापस ले सकते हैं। इतना बड़ा मामला है। मेरे छोटे भाई ने चिट्ठी भी दे दिया। लेकिन ये समस्या, इस समस्या को खड़ी नहीं छोड़ सकते। इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा और ये समाधान का हम लोगों ने जो फार्मूला बनाया है वो फार्मूला पूरे देश के आदिवासियों में जाना चाहिए। अभी हमारा संगठन 6 राज्यों में पहुंच चुका है। अभी आंध्र प्रदेश के जो पदाधिकारी बना है वो रिटायर्ड आईएएस हैं। रिटायर्ड आईएएस पिछले चुनाव गुजरात में हुआ, वही पर्यवेक्षक थे गुजरात में, आंध्र प्रदेश से रिटायर्ड आईएएस हैं। उनको जिम्मेदारी दिया है और हम पूरे देश में संगठन को पहुंचाएंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जो नहीं बोल रहे वहां जाकर के उन सब का इलाज करेंगे नहीं, करवाएंगे आपके हाथ से ही। ठीक है मेरे भाइयों, इसलिए मेरी बहन भी आ गई। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफी चाहूंगा। नहीं, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट और बोल देता हूं। एक थोड़ा पानी दे। एक खास चीज था, कालूराम दादा ने बोला मैं मर जाऊंगा तब तक बोलता रहूंगा। तो मैं कालूराम दादा को कहना चाहता हूं, भंवरलाल परमार आज से आपका गोद लिया हुआ बैठा हुआ है, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका गोद लिया हुआ बैठा है। यदि आपको आदिवासी एकता परिषद को लगता है कि मेरे में कोई कमी खामी है, सुधार करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे में कोई कमी खामी है
आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको ठीक करिए। आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे टीचर हैं। मेरे को जितना पता है बोलूंगा, लेकिन आंख मूंद के आपकी बात नहीं मानूंगा। मेरे से बहस करनी पड़ेगी, और आज तक मेरे से बहस में कोई जीता भी नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, और कई लोगों को लगता है ये मत करो, ये करो, सुबह से सुन रहे हैं ये करो, ये मत करो। अरे यार, इतना कंफ्यूज कर दिया। एक समस्या का समाधान तो बताओ। कि वो बोल नहीं रहे, उसका क्या? ये 47 सांसद और 487 एमएलए नहीं बोलते, उनका क्या? उनका इलाज सबसे पहले करो, फिर समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। इतनी बात कहना चाहता हूं मैं। और आगे से अब मैं कभी पॉलिटिकल विषय को उठाऊंगा नहीं। आज जो बोलना है बोल दिया मैंने। अब मैं कल्चर पर और हिस्ट्री पर बोलूंगा आने वाले समय में, और वो भी आप समय दोगे तो, मेरी मर्जी से नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। जय जोहार वारू दादा, जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। और हम आदिवासियों का, पश्चिमी भारत के आदिवासियों का राज्य बनना चाहिए। क्या भील प्रदेश बनना चाहिए? चलो एक नारा हो जाए, जय भील प्रदेश, जय भील प्रदेश। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप भंवर लाल जी भाई।